राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है अच्छे होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूं। दोस्तों, आपकी सीडीपी मैंने कल करा दी थी, तो आज जो है हम मैथ अपना शुरू कर रहे हैं। तो आज मैं आपका मैथ करा दूंगा। अगर दोस्तों आपको पूरा सेट एक ही वीडियो में देखना है, वीडियो लंबी हो जाएगी, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। मैं एक ही वीडियो में बना दूंगा। मैं इसलिए नहीं बनाता ताकि आपकी वीडियो जो है वो ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। अगर आप चाहो तो मैं आपके लिए पूरा सेट एक वीडियो में बना दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो हमारा मैथ का, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ऐसे ही सपोर्ट करते हैं। अगर आपका जो है मैथ का पहला क्वेश्चन जो है वो ये है, आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर निम्नलिखित में से कौन सी संख्या तृतीय स्थान पर होगी। 8.08, 8.80, 8.808, 8.008 और 0.88। तो दोस्तों जो होगी 0.88, 8.008, 8.08, 8.80, 8.808। चलिए दोस्तों, तो आपका जो सही उत्तर है वो है ए होगा। 8.08 सबसे पहले आएगा, सबसे छोटा है। तो 16.5 गुणा 3 -35 भाग 5 -3 गुणा 13.5 का मान क्या है। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे दोस्तों, तो आपका जो उत्तर आएगा वो ए आएगा 2। आइए देखते हैं कैसे। चलिए बस देखिए, 16.5 इंटू 3 -7 -3 इंटू 13.5। यहाँ 7 कैसे आ गया, जब हमने 5 का भाग 35 में दिया तो यहाँ पे 7 आ गया। ठीक है दोस्तों, तो 49.5 -7 -40.5, तो 49.5 माइनस 47.5, ये माइनस माइनस प्लस हो गया और आपका 2 सही उत्तर आ गया। चलिए दोस्तों, 2/5 प्लस 3/4 बराबर है किसके। तो ये है आपका ए 6/5, 22/20, 3/20 और 5/9। तो दोस्तों जो आपका सही उत्तर है वो है सी 2/5 प्लस 3/4, ये बराबर है 1 3/20 के। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, दो 2,59,031 में 5 के स्थानीय मान का 37,089 में 3 के अंकित मान में अंतर है। तो यहाँ 5 में और 3 में अंतर है। क्या अंतर है, आइए। तो यहाँ पे हम देखते हैं ए है 4997। तो हम इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, ये देखिए 5 इंटू 10,000 50,000 और यहाँ 3, तो 3 का मान हो जाएगा 50,000 माइनस 3, तो यह आपका आ गया 49,997। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, एक बाग में आम के वृक्षों की संख्या सभी वृक्षों की संख्या का 1/5 भाग है। आधे वृक्ष अशोक के हैं और शेष नीम के वृक्ष हैं। ठीक है, आधे अशोक के हैं और बाकी के बच्चे वो नीम के हैं। यदि नीम के वृक्षों की संख्या 12 है तो बाग में आम के कितने होगी। ठीक है, तो आपका कितना हो गया, और आम के वृक्षों की संख्या क्या है, सभी वृक्षों की संख्या का 1/5 भाग है। तो सभी वृक्षों की संख्या हमने x मान ली, तो आम के वृक्षों की संख्या क्या हो गई, x गुणा 1/5, तो क्या हो गया x/5। और अशोक के वृक्षों की संख्या कितनी है, x/2 आदि है। शेष वृक्षों की संख्या कितनी हो गई, x माइनस x/5 प्लस x/2, तो x माइनस 2x प्लस 5x अपॉन 10, तो x माइनस 7x अपॉन 10, तो 3x अपॉन 10 हो गई। आगे करते हैं जब, आइए। अब शेष वृक्ष नीम के हैं और नीम के वृक्षों की संख्या 12 है, अतः 3x अपॉन 10 इक्वल टू 12। तो x की संख्या कितनी हो गई, 12 इंटू 10 अपॉन 3, तो x इक्वल टू 40। अतः कुल वृक्षों की संख्या हो गई 40, तथा आम के वृक्षों की संख्या हो गई x/5 इक्वल टू 40/5 8। 3 ब्रांड ए, बी तथा सी के पेन क्रमशः 5, 6 और 12 के पैकेटों में उपलब्ध हैं। यदि एक दुकानदार को
तीनों प्रकार के पेन समान संख्या में खरीदने हैं तो उसके द्वारा खरीदे जाने वाले पैकेटों की न्यूनतम संख्या क्या होगी? तो वो होगी आपकी ए 12, बी 10, सी 5। आप नीचे देख भी सकते हैं दोस्तों। अगर यही क्या करते हैं, बाकी आपको ये छिपा के कराते हैं, मेरा जो है मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, मैं कोई टीचर नहीं हूँ, मैं आपसे बस ये बुक्स शेयर कर रहा हूँ जो बहुत से लोग इन बुक्सों को नहीं ले पाते हैं। प्रत्येक ब्रांडों के पैकेटों की न्यूनतम संख्या ज्ञात करने के लिए हमें 5, 6, 12 का एलसीएम ज्ञात करना होगा। तो 60 आ गया, और ब्रांड ए के पैकेटों की संख्या और ब्रांड बी और ब्रांड सी, तो 12, 10, 5 आपका उत्तर आ गया। 20 दिनों में मिनटों की संख्या निम्न में से किसके सेकंडों की संख्या के बराबर होगी? तो आपकी होगी 8 घंटे के बराबर। एक दिन में मिनटों की संख्या 1440 और 20 दिन में मिनटों की संख्या 28,800। तो एक घंटे में सेकंडों की संख्या 3600 और 8 घंटों में सेकंडों की संख्या 28,800। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, एक दुकानदार ने 5.1 किलो बादाम और 1900 ग्राम किशमिश और 2 किलो 600 ग्राम काजुओं को मिला दिया तथा इस मिश्रण के बराबर 4 दर्जन पैकेट बना दिए। प्रत्येक पैकेट का भार कितना होगा? इन सबको टोटल करो और 4 का वो कर दो भाग, आपका सही उत्तर आ जाएगा। तो आपका आ गया, देखो 9.6, 1 दर्जन 12 पैकेट, 4 दर्जन 48 पैकेट बना दिए, माफ़ करिएगा, हाँ 48 पैकेट बना दिए और बस मिश्रण कर दिया। 9600 अपन 48 200 ग्राम के पैकेट बना दिए 48। चलिए अगला प्रश्न है, 16 लीटर धारिता। अभी यहाँ पे इस प्रश्न में मुझसे जो गलती हुई वो आप ना करें, पढ़ते पे प्रश्न जल्दी में ना पढ़ें, प्रश्न एकदम आराम से पढ़ें। जैसे मैंने कहा, उन्होंने कहा था 4 दर्जन पैकेट बनाए और मैंने सिर्फ 4 पैकेट ही पढ़ा, ठीक है। तो आपको ऐसी गलती नहीं करनी है, क्योंकि ऐसी गलती से आपका प्रश्न उत्तर गलत हो जाएगा और आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। 16 लीटर धारिता वाली एक बाल्टी पूर्ण रूप से दूध से भरी हुई है। बाल्टी के इस दूध को छोटे छोटे बर्तनों में भरा जाना है। बाल्टी में भरे समस्त दूध को एक मग द्वारा 40 बार पूर्णतः भरकर छोटे छोटे बर्तनों में स्थानांतरित किया जाता है। मग की धारिता क्या है? 320 ml, 400 ml, 40 ml और 4000 ml। तो बी जो है दोस्तों वो आपका सही उत्तर है और बी हो जाएगा आपका 1 लीटर में 1000 ml, 16 लीटर में 16000 ml। तो 40 बार जब हम करेंगे तो आपका ये रहा x ml मिल्क और यहाँ 16000 मीटर स्क्वायर बाल्टी है। तो आपका उत्तर आ जाएगा 400 ml, एकदम सही उत्तर आ जाएगा। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। माफ करिएगा दोस्तों मौसम थोड़ा ठंडा हो रहा है तो अपना ध्यान रखें, कभी आपको कोल्ड वगैरह ना हो पाए क्योंकि आपका एग्ज़ाम है। एक 120 सेंटीमीटर लंबी तार को मोड़कर एक समबाहु त्रिभुज का रूप दिया गया। समबाहु त्रिभुज की भुजा की लंबाई क्या होगी? 30 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर। तो कितनी होगी? 40 सेंटीमीटर। आपका बी ऑप्शन सही होगा क्योंकि उसकी 3 भुजा हैं, 120 सेंटीमीटर हैं। तो आपका कितना हो गया? चलिए, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? सभी वर्ग आयत हैं, सभी समांतर चतुर्भुज वर्ग हैं, सभी आयत वर्ग हैं और सभी समचतुर्भुज वर्ग हैं। तो दोस्तों जो सही है वो आपका है सभी वर्ग आयत हैं। आइए देख लेते हैं कैसे। आयत में आमने सामने की भुजा बराबर होती है, वर्ग में भी आमने सामने की भुजा बराबर होती है। चलिए अगला प्रश्न है, 3 और 1/3 समकोणों में डिग्रियों की संख्या है 300, 330, 360 और 270। तो ए जो है वो आपका सही उत्तर है, ए हो जाएगा 300। 3 और 1/3 समकोणों में डिग्रियों की संख्या है 300। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, आइडेंटिफाई द मिसिंग एंट्री इन द फॉलोइंग पैटर्न। तो 2, 4, 12, 48, 240। दोस्तों अगर आपने मेरे नेट वाली वीडियो देखेंगे तो उनमें ये प्रश्न तो मैंने इतने कराए हैं बहुत ज़्यादा। तो इसमें क्या है, 2, 4, 12,
48 240, तो इसमें अगली श्रृंखला होगी 1440। कैसे? बहुत आसान है। आप यहाँ पे देखिए, आप जो भी संख्या है उसका गुणा उसी में करना। 2 × 2, 4 × 3, 12 × 3, 48 × 5 और 240 × 6। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, 18 श्रमिकों का साप्ताहिक कमाई रुपए में नीचे दी गई है। ठीक है, 18 लोगों की ये कमाई है, 3720, 2740 ऐसे। अब जो प्रश्न है वो ये है, कितने श्रमिकों की साप्ताहिक कमाई 3500 और 3750 के बीच में है। आप इसमें बस छांट लो, जो 3750 से छोटे हैं और 3500 और 3500 से बड़े हैं वो आपके इसमें आ जाएंगे। तो ये जो आई है वो है आपकी 8। देख लीजिए, 3720, 3640 ये रहे आपके सही उत्तर। तो आपके ये हो गए 8। 3500 नहीं इसमें जोड़ेंगे। ठीक है, एक विशेष दिन किसी बेकरी की दुकान में हुई विभिन्न वस्तुओं की बिक्री रुपए में नीचे दी गई है। बिस्कुट, केक और पेस्ट्री, ब्रेड, ढोकला किसी एक दिन की बिक्री है। तो अब इसमें जो आपका निम्न में से कौन सा सही नहीं है? पहले आपने ये पढ़ लिया, 1800, 8000, 2600, 900। तो ढोकला की बिक्री बिस्कुट की बिक्री की आधी है। आइए देख लेते हैं, बिस्कुट क्या है? हाँ ये सही है, आधी है। अब यहाँ पढ़ते हैं, ब्रेड की बिक्री बिस्कुट और ढोकला की बिक्री से 100 कम है। ब्रेड की बिक्री 2600, ढोकला और बिस्किट की बिक्री से 100 कम है। 1800 + 900 आप कर दीजिए तो आपका हो जाएगा 2700, है ना। तो ये 100 ज़्यादा है, हाँ 100 कम है, सही है। चलिए 2700, 2600। अगला पढ़ते हैं, केक और पेस्ट्री की बिक्री ब्रेड की बिक्री से 5400 अधिक है। आप ऐसे ही केक और पेस्ट्री की बिक्री 8000, ब्रेड की बिक्री से 5400 अधिक है। तो 8000 - 2600 कर दीजिए, अगर 5400 आया तो सही हो जाएगा। बिस्कुट और ब्रेड की कुल बिक्री केक और पेस्ट्री की बिक्री से आधी है। ठीक है, तो आपका जो सही उत्तर है वो डी ही आपका सही होगा। जब हमने इसको चेक किया, बिस्कुट और ब्रेड की कुल बिक्री केक और पेस्ट्री की बिक्री की आधी है, तो इनको कैलकुलेट किया, आधी नहीं निकली, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बी आपका सही है, माफ़ करिएगा, नहीं, जो है डी आपका सही है। वो जो उसमें पूछा है सही नहीं है, तो आपके 3 A B C तीनों सही निकल आए थे, तो इस हिसाब से आपका डी गलत निकला, तो डी आपका सही हो गया। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, दिए गए वस्तुओं के समूह में से वस्तुओं की संख्या को गिनते समय एक बच्चा एक वस्तु को 2 बार गिनता है। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या की पूर्व अवधारणा को दिए गए संदर्भ में सुदृढ़ करने की आवश्यकता है? वर्गीकरण, एककी संगति, पदानुक्रमिक समावेशन और सबटाइजेशन। तो दोस्तों बी जो है वो आपका सही उत्तर है, बी हो जाएगा, एककी संगति, अग्रगति गणना और बार बार जोड़कर गिनती करना है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार गणितीय संप्रेषण को बढ़ाने उन्नयन का अर्थ है बच्चों को तत्परता के साथ प्रश्नों का उत्तर देने योग्य बनाना, कक्षा में वाद विवाद के लिए प्रोत्साहित करना, और है गणितीय चिंतन को सुव्यवस्थित, संगठित और अभिव्यक्त करना, और है गणित की कक्षा में बहुत सी कहानियाँ, कविताओं और नाट्य को सम्मिलित करना। तो दोस्तों जो आपका सही उत्तर है वो है आपका सी, क्या है? संप्रेषण को बनाना, उनका अर्थ गणितीय चिंतन को सुव्यवस्थित, संगठित और अभिव्यक्त करना। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रभावी पद्धति को निरूपित करता है जो विद्यार्थियों द्वारा दी गई संक्रियाओं में इस तरह की त्रुटियों को सुधारे, जैसे 1/4 + 1/4 = 2/8। तो आपका उपर्युक्त परिस्थिति को दर्शाने के लिए भिन्न के मूर्त प्रतिरूप मॉडल का उपयोग करके, तो आपका जो सही उत्तर होगा वो होगा उपर्युक्त परिस्थिति को दर्शाने के लिए भिन्न के मूर्त प्रतिरूप मॉडल का उपयोग करके। बी है वो है विद्यार्थियों को यह बताना कि लघुत्तम समापवर्त एलसीएम कैसे ज्ञात करते हैं। सी है अभ्यास के लिए इसी प्रकार की समस्याएं देकर, और डी है टेस्ट देकर। तो ए जो है वो दोस्तों आपका सही उत्तर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं।
विद्यार्थियों में गणित की चिंता को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से किसकी संभावना सबसे कम है? वार्षिक परीक्षा, गणित में प्रतीकात्मक भाषा का प्रभुत्व और गणित की संचयी प्रकृति। और डी है रचनात्मक आकलन। तो डी जो है दोस्तों वो आपका सही उत्तर है और डी आपका हो जाएगा विद्यार्थी में गणित की चिंता को बढ़ाने के लिए वार्षिक परीक्षा गणित में प्रतीकात्मक भाषा का प्रभुत्व, गणित की संचयी प्रकृति प्रयुक्त होती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, गणित के लक्ष्यों एवं उद्देश्यों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा असंगत कथन है? जबकि उद्देश्य लक्ष्य औपचारिक है, जबकि उद्देश्य कार्यात्मक एवं सूचनाप्रद है। लक्ष्य एक से अधिक विषयों के साथ एक समान है, जबकि उद्देश्य प्रत्येक विषय के लिए विशिष्ट है। लक्ष्य अल्पकालिक है, जबकि उद्देश्य दीर्घकालिक है। लक्ष्य विस्तृत है, जबकि उद्देश्य लक्ष्य का एक भाग है। तो सी जो है वो आपका सही उत्तर है, सी है। लक्ष्य वे प्राप्ति योग्य अंतिम बिंदु है जिसकी ओर व्यक्ति अपने प्रयत्नों एवं साधनों को निर्देशित करता है, अतः लक्ष्य एक दीर्घकालीन है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर कक्षाई आकलन का निम्नलिखित में से क्या एक वांछनीय उद्देश्य नहीं है? तो वह शिक्षार्थियों को प्रतिपुष्टि प्रदान करना, शिक्षार्थियों के प्रदर्शन की तुलना एक दूसरे से करना, शिक्षण अधिगम क्रियाकलापों सुधार करना और कक्षाई क्रियाकलापों में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करना। तो दोस्तों जो आपका बी है वो सही उत्तर है और बी है शिक्षार्थियों के प्रदर्शन की तुलना एक दूसरे से करना। अब प्राथमिक स्तर पर कक्षाई आकलन का वांछित उद्देश्य निम्नलिखित है, शिक्षार्थियों को प्रतिपुष्टि प्रदान करना, शिक्षण अधिगम क्रियाकलापों में सुधार करना और कक्षाई क्रियाकलापों में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करना। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से गणित की कौन सी शब्दावलियां अपरिभाषित हैं? प्राकृत संख्याएं, एक चतुर्भुज, एक के विकर्ण, रेखा और बिंदु। तो आपका जो सही उत्तर है वो यहाँ पे कोड हैं, आपको कोड सिलेक्ट करने, तो आपका सही उत्तर है डी। ए, सी और डी आपका बी वाला नहीं है और बाकी के तीनों क्या क्या हैं? प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर्स, लाइन और पॉइंट, रेखा और बिंदु। अगला प्रश्न है दोस्तों, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक सिद्धांत का निरूपण करता है जो कि शिक्षा प्रणाली व्यवस्था का मार्गदर्शन करेगा? शैक्षिक और गैर शैक्षिक दोनों में प्रत्येक विद्यार्थी के समग्र विकास का प्रोत्साहित करना, बहुविषयक और समग्र शिक्षा पर बल देना, केवल दिव्यांग विद्यार्थी के लिए प्रौद्योगिकी का व्यापक उपयोग, नवाचार को बढ़ावा देने के लिए सृजनात्मक और आलोचनात्मक चिंतन का प्रोत्साहित करना। तो दोस्तों आपका जो सही उत्तर होगा वो डी होगा, बी और सी। तो यहाँ आपका हो गया केवल दिव्यांग विद्यार्थी के लिए प्रौद्योगिकी का व्यापक उपयोग, नवाचार को बढ़ावा देने के लिए सृजनात्मक और आलोचनात्मक चिंतन को प्रोत्साहित करना। अगर इसके अलावा आपका एक और पॉइंट आ जाता है बहुविषयक और समग्र शिक्षा पर बल देना, तो आप इसे भी सही करेंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक कक्षाओं में मापन की अमानक इकाइयों को प्रस्तुत करने का सर्वाधिक उपयुक्त उद्देश्य है? यह जानना कि मापन की कुल कितनी अमानक इकाइयां हैं। मापन की इकाइयों का एक प्रणाली से दूसरी प्रणाली में रूपांतरण की अवधारणा का शिक्षण, मानक इकाइयों का आवश्यकता को समझना और मानक इकाइयों की बजाय अमानक इकाइयों को उपयोग करने का लाभ समझना। तो सी जो है वो आपका सही उत्तर है, मानक इकाइयों की आवश्यकता को समझना। चलिए दोस्तों अगला, जैसे मानक इकाई किलोग्राम और अमानक इकाई वजन माप, मीटर दूरी नापते हैं मीटर्स में। चलिए, प्राथमिक स्तर पर बच्चों को वृत्त की संकल्पना प्रस्तुत करते समय शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सबसे अंतिम चरण कौन सा होना चाहिए? वृत्त की परिभाषा देना, श्याम पट्ट पर वृत्त का आरेखण और बच्चों को वृत्ताकार वस्तु में दिखाना और बच्चों को अपने आसपास की वृत्ताकार वस्तुओं को पहचान देना। तो ए जो है वो आपका सही उत्तर है, वृत्त की परिभाषा
देना। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, आपको पता होना चाहिए कि आपके मैथ के भी 30 प्रश्न आते हैं, सीडीपी के भी 30 प्रश्न आते हैं, हिंदी इंग्लिश के भी 30 प्रश्न आते हैं और ईवीएस के भी 30 प्रश्न आते हैं। तो यहाँ जो है आपका 26वां प्रश्न है। चलिए, निम्नलिखित में से किस अवधारणा के लिए टैनग्राम का उपयोग शिक्षण अधिगम सामग्री TLM के रूप में सबसे कम प्रभावकारी है? दिक्ट स्थान संबंधी विवेचन, संख्या बोध, दृश्यीकरण, आकृतियों और दिक्ट स्थान। तो आपका दोस्तों जो सही उत्तर है वो है बी, टैनग्राम का उपयोग आकार, आकृतियों, सर्वगसमता, समानता, क्षेत्रफल, परिमाप और बहुभुजों के गुणों सहित अंश विभिन्न प्रकार के ज्योतिर्मय अवधारणाओं को समझने के लिए उपयोगी है। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा गणित में अंतर्दर्शी ज्ञान के संबंध में सही है? इमीडिएसी एंड सेल्फ एविडेंस काइंड ऑफ कॉग्निशन डोंट प्ले रोल इन इंट्यूटिव नॉलेज। अंतर्दर्शी ज्ञान में तत्कालिकता और स्वसाक्ष्य जैसे संज्ञान कोई भूमिका नहीं निभाते हैं। यह सदैव पुख्ता, गहन और तार्किक दलीलों पर आधारित होता है। यह एक ऐसा ज्ञान है जो साधारण वैज्ञानिक अनुभाविक साक्ष्यों पर आधारित नहीं होता है। क्योंकि गणित प्रकृति में सटीक है, इसलिए गणित में अंतर्दर्शी ज्ञान की कोई भी भूमिका नहीं है। तो सी जो है वो आपका एकदम सही उत्तर है दोस्तों। यह एक ऐसा ज्ञान है जो साधारण वैज्ञानिक अनुभाविक साक्ष्यों पर आधारित नहीं होता है। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, आधारभूत अवधारणाओं जैसे कि विभाजन, इकाइयों का बोध, संरक्षण, टाइलों का पैटर्न, टेसिलेशन इत्यादि गणित की किन अवधारणाओं को अधिगम का आधार है? लंबाई का मापन, द्विविमीय आकृतियों के क्षेत्रफल का मापन, और है आपका आयतन का मापन, और है आंकड़ों का प्रवर्धन। तो दोस्तों बी जो है वो आपका एकदम सही उत्तर है, बी है द्विविमीय आकृतियों के क्षेत्रफल का मापन। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा गणित अध्यापन के लक्ष्य के रूप में सबसे कम उपयुक्त है? वो है आपका ए, तीव्रता से गणना करने के लिए युक्तियां और तकनीकें सीखना, समस्या समाधान के कौशलों को विकसित करना, आलोचनात्मक चिंतन को तर्कणा विवेचन के कौशलों को विकसित करना, और प्रभावी गणितीय संप्रेषण के कौशलों को विकसित करना। तो ए जो है वो आपका सही उत्तर है, तीव्रता से गणना करने के लिए युक्तियों और तकनीकें सीखना। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, प्राथमिक कक्षा की गणित की पाठ्य पुस्तकों में इबारती सवालों को शामिल करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा श्रेष्ठ स्पष्टीकरण है? प्रतीकात्मक समस्याओं की तुलना में इबारती सवाल को हल करना कठिन होता है, अतः यह बच्चों के चिंतन कौशल में वृद्धि करता है। और है आपका, इबारती सवाल अधिगमकर्ताओं को उन वास्तविक जीवन की परिस्थितियों से जोड़ना है, सहायता करते हैं जिनमें गणितीय चिंतन शामिल है। और है, सवाल उच्च बुद्धि लब्धि स्तर वाले अधिगमकर्ताओं के लिए होते हैं, अतः इन्हें शामिल किया जाना चाहिए। और डी है, शाब्दिक समस्याएं। तो आपका बी जो है वो एकदम सही उत्तर है दोस्तों। प्राथमिक कक्षा की गति को पाठ्य पुस्तकों में इबारती सवाल जैसे जोड़, घटाना, गुण आदि अधिकर्ताओं को उन वास्तविक जीवन की स्थितियों में जोड़ने में सहायता करते हैं जिनमें गणितीय चिंतन सम्मिलित है। तो दोस्तों यहाँ पे आपके मैथ के प्रश्न भी खत्म हुए। आपकी ईवीएस हिंदी इंग्लिश इसकी मैं नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में। राधे राधे, धन्यवाद।